हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू दिस आईटीसी सीरीज़। और आज की इस वीडियो में हम जो कवर करेंगे टॉपिक वो है कैरेक्टर एरेज। कैरेक्टर एरेज को हम सी स्ट्रिंग या खाली स्ट्रिंग भी कहते हैं। सी स्ट्रिंग इसलिए इसको कहा जा रहा है क्योंकि आप खाली स्ट्रिंग का वर्ड अगर हम यूज़ करें तो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के साथ उसको मिक्स ना कर दें या स्ट्रिंग की हेडर फाइल के साथ उसको मिक्स ना कर दें, इसलिए हम इसको सी स्ट्रिंग कह रहे हैं। यानी कि कैरेक्टर एरे या जो सी लैंग्वेज के अंदर जिसको हम स्ट्रिंग कहते थे वो सी स्ट्रिंग, वो कैरेक्टर एरेज को ही कहते थे। सी प्लस प्लस में उसकी एक अलग हेडर फाइल मौजूद है स्ट्रिंग की, जो क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के ज़रिए उसके ऊपर फर्दर मैनिपुलेशन करने में आसानी देती है। हम उनको कवर नहीं करेंगे। उसके अलावा हम ये चेक करेंगे कि अगर हमारे पास इंटीजर टू कैरेक्टर कन्वर्जन हो तो किस तरह होगा, जो हम ऑलरेडी कर चुके हुए हैं, बस अब उसको एरे के अंदर करेंगे, राइट। उसके अलावा डायरेक्ट इनपुट मेथोडोलॉजी अगर हम करें कि डायरेक्ट इनपुट और डायरेक्ट आउटपुट हम किस तरह कैरेक्टर्स में, कैरेक्टर एरेज में कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स नल कैरेक्टर या नल टर्मिनेटर जो है ना, इसका हमें पता होना चाहिए कैरेक्टर एरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम इनको देखते हैं। तो हमारे पास ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम क्या कर रहा है कि इस प्रोग्राम में हमने दो कैरेक्टर एरेज इनिशियलाइज कराए, एक ARR1 और एक ARR2। ये हमने देखा जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट हुई ARR1 और ARR2 इनिशियलाइज हो गए, और इन दोनों के एंड में हमें एक कैरेक्टर दिख रहा है \0। ये दो कैरेक्टर नहीं है, ये एक सिंगल कैरेक्टर है \0, और ये है नल कैरेक्टर। और यहाँ पे हमें यह पता लगा कि जब हमने डबल कोटेशन के अंदर हमने स्ट्रिंग को लिखा तो कंपाइलर ने खुद से \0 इंसर्ट कर दिया। लेकिन अगर हम एक एक कैरेक्टर करके इनपुट करेंगे तो फिर कंपाइलर को \0 हमें खुद से देना पड़ेगा। और जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि स्ट्रिंग इज़ अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। तो सिंगल कोटेशन में कैरेक्टर्स होते हैं और डबल कोटेशन में स्ट्रिंग होता है। स्ट्रिंग इज़ अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। तो हम चाहे इसको इस तरह लिखें ARR1 को जिस तरह हमने इनिशियलाइज़ किया है, या चाहे इस तरह लिखें जिस तरह हमने ARR2 को इनिशियलाइज़ किया है, दोनों तरीके बिल्कुल ठीक हैं। उसके बाद हमने क्या किया, हमने एक आई वेरिएबल डिक्लेयर किया, एक size1 वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसको साइज़ ऑफ ARR1 किया। अब आप देखें ARR1 के साइज़ ऑफ में 11 आएगा, कंपाइलर आपको 11 ला के देगा। क्यों? क्योंकि हेलो के 5 हैं, वर्ल्ड के 5 हैं। हेलो वर्ल्ड 5 हो गया, और आपके पास \0 खुद से इंसर्ट किया था कंपाइलर ने, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग का टर्मिनेटिंग कैरेक्टर है। ये स्ट्रिंग ख़त्म करने के लिए या कंपाइलर यहाँ पे इंसर्ट करता है \0, ताकि कंपाइलर को पता हो कि स्ट्रिंग ख़त्म हो गया। यहाँ पे इसलिए साइज़ आ गया 11, ठीक है। और जब हम इसी तरह size2 का वेरिएबल बनाएंगे तो वहाँ पे 6, वहाँ पे तो हमने खुद से \0 भी दिया हुआ है सिंगल कैरेक्टर के साथ, तो ये हो गया 6। साइज ऑफ के फंक्शन ने हमें बताया कि ARR2 ने कितनी बाइट्स मेमोरी में सेव की हुई थी। ओके, उसके बाद हमने क्या किया, हमने सी आउट किया। तो सी आउट में हमारे पास आ गया size1 की वैल्यू 11 और size2 की वैल्यू 6, जैसा कि हमें मेमोरी से दिख रहा है। उसके बाद कैरेक्टर एरे ARR1 विद लूप इज़, अब आप देखें बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह हमने लूप चलाते हैं। i=0, i लेस देन size1, ठीक है। i=0, i लेस देन size1, size1 हमारा है 11 विच इज़ ट्रू। बॉडी में आएगा सी आउट ARRI, यानी कि ARR0 से प्रिंट करेगा, पहले h प्रिंट करेगा, उसके बाद i++ हो जाएगा, i की वैल्यू 1 हो जाएगी, e 1 भी ट्रू हो जाएगा, फिर e प्रिंट करेगा, फिर i++ हो जाएगा, i की वैल्यू 2 हो जाएगी, l, फिर i++ हुआ, l, फिर i++ हुआ, o, एंड सो ऑन। i++ होते होते ये आपका पहुंच गया 11 तक, और आपका हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। जब हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया, और यहाँ पे उसने \0 भी प्रिंट किया हुआ है, लेकिन \0 इज़ अ नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर जो कि स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं होता। उसका ASCII कोड भी है, तो जो आपको अगर याद हो तो ASCII कोड्स में कुछ ऐसे कोड्स थे जो स्क्रीन पर प्रिंट नहीं हो सकते, \0 उनमें से एक है। तो आपके पास जब i की वैल्यू 1 हो जाएगी, ये लूप आपका फॉल्स हो जाएगा और आपका हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो चुका होगा। अगर आप कहते हैं कि मुझे नल कैरेक्टर प्रिंट नहीं करना, तो फिर आप क्या करेंगे, आप करेंगे size1 -1, एक यहाँ से मन कम कर देंगे, तो फिर आपका नल कैरेक्टर प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि ये कैरेक्टर एरे है या सी स्ट्रिंग है, तो इसमें \0 आखिरी कैरेक्टर होता है। सिमिलरली अब यहाँ पे C++ हमें एक और फीचर देता है सी स्ट्रिंग के हिसाब से कि हम डायरेक्टली जो है वो आउटपुट कर सकें। हमने लिखा सी आउट ARR1 बगैर किसी लूप के उसने क्या किया, उसने हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया।
ये फीचर आपको सिर्फ कहाँ से मिलता है? ये फीचर आपको मिलता है सिर्फ कैरेक्टर एरेज के अंदर या सी स्ट्रिंग के अंदर, कि उसमें आप डायरेक्टली आउटपुट कर सकते हो बगैर किसी लूप के। आपको लूप की ज़रूरत ही नहीं थी, आप बगैर लूप के आउटपुट कर सकते हो। सिमिलरली अगर हमें कैरेक्टर एरे को रिवर्स में प्रिंट करना हो तो हम क्या करेंगे? आई इज इक्वल टू साइज 1 माइनस 1। अब ये साइज 1 माइनस 1 का मतलब है कि हम शुरू कर रहे हैं किससे? 10 से। 10 आई 10 हो गया ये वाला, ठीक है। अब इस आउटपुट में हमारे पास ये यहाँ पे जो जगह छुटी हुई है, यहाँ पे नल कैरेक्टर भी डिस्प्ले हुआ, जो कि ऑफ कोर्स डिस्प्ले नहीं होता, उसकी जगह छुटी हुई है। तो अगर हम चाहते हैं कि नल कैरेक्टर ना हो तो हम यहाँ पे साइज 1 माइनस 2 कर देंगे, ठीक है। आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आई माइनस माइनस, तो हम आई को हम 10 से स्टार्ट करेंगे। 10 इज़ ग्रेटर देन 0 विच इज़ ट्रू। बॉडी में आएगा ए डबल आर 10 को प्रिंट कर देगा। ए डबल आर 10 में प्रिंट नहीं हो सकता, खाली जगह छूट जाएगी। एंड माइनस माइनस आई ये हो जाएगा 9, फिर ए डबल आर 9 फिर डी प्रिंट हो गया, ये देखें जी डी प्रिंट हो गया आपके पास। उसके बाद फिर माइनस माइनस आई 8 एंड सो ऑन, जब तक कि आई की वैल्यू -1 नहीं हो जाती, कि 0 तक तो प्रिंट करेगा। जब आई की वैल्यू 0 होगी तो ट्रू हो जाएगा, वो एच प्रिंट कर देगा, कैपिटल एच। उसके बाद -1 करेगा, आई की वैल्यू -1 हो जाएगी, तो यहाँ पे ये लूप आपका फॉल्स हो जाएगा। ये फॉल्स हो जाएगा, नेक्स्ट कंडीशन में आएगा। उसके बाद हम ए डबल आर 2 के ऊपर बात करते हैं। ए डबल आर 2 में क्या हुआ कि आपके पास वही चीज़ हमने एरे 2, ये जो हेलो लिखा हुआ खाली, इसको हमने लूप के ज़रिए प्रिंट कराया, ठीक है। आप देख सकते हैं लूप के ज़रिए प्रिंट कराया हमने, तो इसने खाली हेलो प्रिंट किया, राइट। उसके बाद बगैर लूप के हमने प्रिंट कराया ए डबल आर 2 को, तो उसने हेलो प्रिंट कर दिया बगैर लूप के। और अगर रिवर्स में देखें तो अगेन साइज 2 माइनस 1 का मतलब है कि यहाँ पे नल कैरेक्टर भी प्रिंट हो रहा है, ठीक है। नल कैरेक्टर प्रिंट किया और उसके बाद ओला, यह आपको रिवर्स में उसने प्रिंटिंग कर दी। तो ये आपका एक प्रोग्राम था जो कि आपका एरेज को, कैरेक्टर एरेज को लिंक कर रहा था कि हम लूप के साथ या लूप के बगैर उसका आउटपुट कर सकते हैं। इसी को अगर हम कंटिन्यू करें इस एग्जांपल में, अब हमने क्या किया, अब हम ये देखना चाहते हैं कि क्या हम इंटीजर्स को कैरेक्टर एरेज में सेव कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। किस तरह? इस प्रोग्राम में हम चेकआउट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ए डबल आर 1 10 वेरिएबल्स का हमारे पास आ गया। उसके बाद हमारे पास आई इज इक्वल टू 0, 0 से इनिशियलाइज हो गया। मैक्सिमम साइज 10 से इनिशियलाइज हो गया। उसके बाद हमारा जब वाइल लूप चेक हुआ आई लेस देन मैक्स विच इज़ ट्रू, फिर बॉडी में आएगा रैंडम नंबर जनरेट करेगा। रैंडम नंबर जो भी जनरेट होगा वो ए डबल आर आई में सेव हो जाएगा। सपोज उसने सेव किया 32, 32 सेव हुआ। इफ़ की कंडीशन चेक हुई, इफ़ की कंडीशन जब चेक हुई तो क्या हुआ, 32 जो है वो फॉल्स है, यानी कि इफ़ की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। 32 इज़ नॉट ग्रेटर देन 65 एंड इज़ नॉट लेस देन 90। क्या होगा? एल्स में चला जाएगा। एल्स में चला जाएगा कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब है दोबारा लाइन नंबर 10 के ऊपर आ जाएगा, दोबारा वाइल लूप को चलाएगा 0 लेस देन 10 विच इज़ ट्रू, दोबारा बॉडी में आएगा, दोबारा रैंडम का फंक्शन लाएगा और ए डबल आर 1 0 को अपडेट कर देगा। सपोज इस दफ़ा जो है वो हमारे पास कैरेक्टर आया 66 आया। तो अब ये इफ़ की कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ये आपको स्क्रीन पे आउटपुट कर देगा, जो भी जो 66 को आउटपुट कर देगा और i++ कर देगा। ये हमने क्यों किया? ये हमने इसलिए किया क्योंकि हम चाह रहे थे कि हम जो है वो इंटीजर को कैरेक्टर में कन्वर्ट करें, और हमें यहाँ से पता लग रहा है कि एस्की कोड 65 जो है वो कैपिटल ए का है और एस्की कोड 90 जो है वो कैपिटल जेड का है। तो हम ये चाह रहे हैं कि कैपिटल ए से लेके कैपिटल जेड के बीच में कोई भी रैंडम नंबर अगर जनरेट हो तो ही हमारे एरे में सेव हो, वरना वो दोबारा से रैंडम नंबर जनरेट करता रहे। तो इस तरह हमारे पास जो है वो वैल्यूज़ आती रहेंगी और जो वैल्यूज़ के कॉरेस्पॉन्डिंग कैरेक्टर्स होंगे, जैसे यहाँ पे हमारे पास आउटपुट पे आ रहा है कि FIDCTERSFT, ये हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये होता रहेगा जब तक कि वाइल लूप हमारा जो है ये पूरा भर नहीं जाता, ए डबल आर 1 उन वैल्यूज़ के साथ नहीं भर जाता, तो 65 और 90 के बीच में है, तब तक ये हमारा लूप चलता रहेगा। और उसके बाद जब लूप एग्जिट होगा तो हमारे पास हमने स्क्रीन पे प्रिंट करा दिया ए डबल आर 1, ये हमारे पास ये प्रिंट हो गया, ठीक है।
उसके बाद हमने कहा साइज ऑफ ARR1। अब यहाँ पे साइज ऑफ का फंक्शन क्या करेगा, ARR1 की वैल्यू यू कैन आर्ग्यू के सर यहाँ पे तो अब 11 आना चाहिए, लेकिन अब यहाँ पे 11 नहीं आएगा, यहाँ पे अब 10 आएगा। क्यों? क्योंकि हमने फिक्स साइज दे दिया हुआ है एरे को यहाँ पर, तो यहाँ से वो वैल्यू ले लेगा साइज ऑफ की और वो बता देगा कि 10 है। ये देखें जी 10 है, ठीक है। तो फिर ये वाली लाइन पे क्या हुआ, ये जो यहाँ पे आउटपुट आया इसमें इतनी सारी गार्बेज कहाँ से आ गई? ये गार्बेज इसलिए आई क्योंकि इसमें बैकस्लैश 0 तो है ही नहीं। जब आप सी आउट की मदद से आउटपुट करते हैं कैरेक्टर एरे को डायरेक्टली, तो वो तब तक आउटपुट करता रहता है जब तक उसको बैकस्लैश 0 नहीं मिलता। तो जब उसको बैकस्लैश 0 नहीं मिला ना, यहाँ पे इसके पूरे 10 एलिमेंट्स के बाद भी उसको बैकस्लैश 0 नहीं मिला, तो आउट ऑफ बाउंड हो गया, गार्बेज वैल्यूज प्रिंट करने लग गया। जब तक कि उसको यहाँ पे आके कहीं पे बैकस्लैश 0 नहीं मिला तब तक वो गार्बेज वैल्यूज प्रिंट करने लग गया। ये सारी गार्बेज वैल्यूज हैं, इसलिए हमें कैरेक्टर एरेज में बैकस्लैश 0 लगाना लाजमी होता है, क्योंकि सी आउट बैकस्लैश 0 को देखता है तो उसे पता लगता है कि अब मेरा जो प्रिंटिंग है वो मुझे रोक देनी चाहिए। इसको हम इस तरह भी चेक कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने कहा ARR5 इज इक्वल टू बैकस्लैश 0, यानी कि ये रहा ARR5, इसको मैंने रिप्लेस कर दिया बैकस्लैश 0 से। जब मैंने इसको रिप्लेस कर दिया और अब मैंने सी आउट किया, लाइन नंबर 21 में मैंने सी आउट किया, तो अब आप देखें यहाँ पे देख रहे हैं FIDCT, क्योंकि बैकस्लैश 0 जैसे इसे मिला, बैकस्लैश 0 सी आउट के लिए टर्मिनेटिंग होता है कि यहाँ तक मैंने प्रिंट करना है, इससे आगे मैंने प्रिंट नहीं करना। यहाँ पे इसने रोक दिया, कोई गार्बेज वैल्यू प्रिंट नहीं हुई, हाफ में प्रिंट कर दिया। तो साइज ऑफ तो अब कम हो जाना चाहिए, नहीं, साइज ऑफ ने क्या किया, क्योंकि ARR1 को हमने वैल्यू फिक्स की हुई थी, ये देखें हमने वैल्यू फिक्स दी हुई है कि 10 एलिमेंट्स का होना चाहिए, तो वो हर दफ़ा 10 ही देगा। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम था जो आपका ये कर रहा था कि एक रैंडम नंबर जनरेट कर रहा था और उनको उन रैंडम नंबर्स की जो रेंज थी वो कैपिटल A से लेके कैपिटल Z के बीच में थी, और उससे वो आपकी जो है ना वो फिलिंग कर रहा था आपके एरे को, और फिर हम उसकी प्रिंटिंग कर रहे थे, डायरेक्ट प्रिंटिंग यूजिंग सी आउट, जो कि हमें एक स्ट्रिंग सी स्ट्रिंग का फीचर हमें सी आउट के ज़रिए मिलता है C++ में। तो जब हम आउटपुट कर सकते हैं तो क्या हम इनपुट भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, डायरेक्ट इनपुट आउटपुट बगैर लूप लगाए हुए। किस तरह? हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर सी कैरेक्टर फर्स्ट नेम हमने दिया 10 एलिमेंट्स का, हमारे पास 10 एलिमेंट्स हो गए। हमने लास्ट नेम बनाया 10 एलिमेंट्स का, हमारे पास 10 एलिमेंट्स का लास्ट नेम मेमोरी में सेव हो गया। अब फिर हमने फुल नेम बनाया 20 एलिमेंट्स का, हमारे पास 20 एलिमेंट्स भी आ गए। उसके बाद हमने यूज़र को बोला एंटर फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम यूज़र ने एंटर किया सपोज अली, ALI, और जैसे ही हम एंटर दबाएंगे तो यहाँ पे लग जाएगा बैकस्लैश 0। उसके बाद आएगा एंटर लास्ट नेम, ठीक है, एंटर लास्ट नेम सपोज हमने दिया अहमद, AHMED, और जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे यहाँ पे लग जाएगा बैकस्लैश 0, ठीक है। और उसके बाद हमने प्रिंट कर दिया द फुल नेम इज़ फर्स्ट नेम स्पेस बार लास्ट नेम अली अहमद। इस तरीके से क्या हुआ कि यूज़र को नहीं पता कि बैकग्राउंड पे क्या इंप्लीमेंटेशन हो रही है, और आपने पूरा का पूरा नाम प्रिंट कर दिया। तो क्या हम सी इन से डायरेक्टली पूरा नाम नहीं ले सकते? लेट्स चेक। सी इन फुल नेम, एंटर फुल नेम एंड सी इन फुल नेम। यहाँ पे अगर आपने इनपुट किया, देखें अली स्पेस बार अहमद, तो अली ALI, और जैसे ही मैं स्पेस बार दबाऊंगा तो ये इधर बैकस्लैश 0 डाल देगा और यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, अहमद को वो स्टोर ही नहीं करेगा। ये सी इन के फंक्शन का एक ड्रॉबैक है, एक माइनस पॉइंट है, जिसकी वजह से हम स्ट्रिंग को सी इन के ज़रिए पूरा इनपुट नहीं कर सकते, स्पेस बार से पहले पहले इनपुट कर सकते हैं। इसने अली को इनपुट किया और जब मैंने सी आउट किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ अली प्रिंट हो रहा है, ठीक हो गया। तो फिर उसका हल क्या होगा, उसका हल हम आगे देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमें एक और फंक्शन दिख रहा है अंडरस्कोर फ्लश ऑल। फ्लश ऑल क्या है? जब हम यूज़र से इनपुट लेते हैं तो इनपुट हमारा एक टेम्पररी मेमोरी या बफर में आता है, कीबोर्ड की जो हमने की प्रेस की वो टेम्पररी मेमोरी या बफर में आया, और बफर से वो आपके पास समझ लें कि आपके मेमोरी के अंदर आके स्क्रीन कंपाइलर के अंदर आके आपका आउटपुट हुआ। बाज़ औक़ात क्या होता है कि जब आपका इनपुट हुआ, इनपुट होने के बाद वो जो बफर है वो क्लियर नहीं होता और नेक्स्ट इनपुट आ जाता है, यानी कि आपने कीबोर्ड पे की प्रेस की, वो एक टेम्पररी मेमोरी में गया और टेम्पररी मेमोरी से आपके C++ के प्रोग्राम में आया। तो जब दोबारा सी इन हुआ तो दोबारा सी इन हुआ, उस वक्त तक वो टेम्पररी मेमोरी खाली नहीं हुई हुई थी,
सी इन ने जाकर जब वो टेम्परेरी मेमोरी को चेक किया तो उसमें ऑलरेडी वैल्यू मौजूद थी, तो वो समझा शायद कीबोर्ड की की प्रेस हो गई भी है, तो वो उसी वैल्यू को इनपुट कंसिडर करके आपसे इनपुट लिए बगैर वही टेम्परेरी मेमोरी को इनपुट लेके वो अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देता है, जिसकी वजह से होता यह है कि कोई लॉजिकल एरर्स आ जाते हैं और आपका एक इनपुट या एक से ज़्यादा इनपुट आपके मिस हो जाते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि ऐसा ना हो तो ये अंडरस्कोर फ्लश ऑल का फंक्शन हमें लगाना पड़ेगा। अंडरस्कोर फ्लश ऑल का फंक्शन क्या करेगा कि वो जो टेम्पररी मेमोरी है उसको फोर्सफुली क्लियर कर देगा, ताकि आपका हर दफ़ा जो इनपुट है वो यूज़र से आपको मिले। ऐसा ना हो कि जब अगला सी इन आ रहा हो तो टेम्पररी मेमोरी में कोई वैल्यू मौजूद हो तो वो उसी को इनपुट कंसिडर कर ले। टेम्पररी मेमोरी को क्लियर करने के लिए हम लगाते हैं अंडरस्कोर फ्लश ऑल, ठीक है। उसके बाद एंटर फुल नेम अगेन, और हमने यूज़र को अब पूरा नाम लेने के लिए हमें क्या चाहिए, हम इस फंक्शन की ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सिवाय इसके कि ये हम इस फंक्शन से पूरा नाम इनपुट ले सकते हैं। सी इन डॉट गेट लाइन, सी इन डॉट गेट लाइन, इस फंक्शन के दो आर्ग्यूमेंट्स हैं। पहला फंक्शन आपके एरे का नाम और दूसरा फंक्शन दूसरा आर्ग्यूमेंट आपके एरे का साइज़। पहला आर्ग्यूमेंट आपके फंक्शन आपके एरे का नाम और दूसरा आर्ग्यूमेंट आपके एरे का साइज़। अब देखिए फुल नेम हमारे एरे का नाम है और 20 हमारे एरे का साइज़ है, ये हमने दोनों यहाँ पे लिख दिए सी इन डॉट गेट लाइन। इस फंक्शन से हमें क्या होगा कि जब हम यूज़र को बोलेंगे एंटर फुल नेम अगेन और यूज़र ने दोबारा इनपुट किया अली अहमद, तो अब वो पूरा लेगा इनपुट ALI स्पेस बार AHMED, और जब हम एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे दे देगा \0। इस तरह फिर जब हमने आउटपुट किया तो हमें पूरा नाम मिल गया अली अहमद। तो इसमें हमने इस प्रोग्राम के ज़रिए देखा कि अगर हमें पूरा नाम स्ट्रिंग का या किसी स्ट्रिंग का हमें इनपुट लेना हो तो हमें सी इन डॉट गेट लाइन का फंक्शन इस्तेमाल करना होता है, और अगर हमें स्पेस बार इस्तेमाल नहीं करनी तो हम सी इन के ज़रिए भी इनपुट ले सकते हैं। वो सी इन के फंक्शन का जो प्रॉब्लम है उसको ओवरटेक करने के लिए हम सी इन डॉट गेट लाइन इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम पूरा करैक्टर को इनपुट ले सकते हैं। और इन सब चीज़ में हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या पता लगी, \0। \0 जो है वो आपका स्ट्रिंग का टर्मिनेटिंग करैक्टर है, जिसके बगैर आपका जो है वो सी आउट या सी इन अगर आप डायरेक्टली कर रहे हैं बगैर लूप के तो फिर वो प्रॉब्लम करता है। तो \0 आपका स्ट्रिंग के अंदर लगता है, उसका टर्मिनेटिंग करैक्टर है, एंड इट इज़ अ वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ सी स्ट्रिंग्स, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।